हम बात करेंगे बरारी विधानसभा की। बरारी विधानसभा के समीकरण भी बड़े दिलचस्प नजर आते हैं और कटिहार जिले में आता है बरारी विधानसभा। और यहां इतिहास क्या रहा है, इस बार समीकरण क्या दिखेंगे, कौन से समीकरण यहां चलते हैं, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। राकेश रंजन जी, बरारी विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या समीकरण है, क्या इतिहास है वहां का? देखिए, जब बरारी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बरारी विधानसभा, जैसा आपने बताया, कटिहार जिला में है और लोकसभा क्षेत्र भी जो है वो कटिहार के अंतर्गत ही ये सीट है। जब आप बरारी विधानसभा की बात करते हैं तो 1957 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ और तब से लेकर अब तक कुल 16 चुनाव यहाँ पर हो चुके हैं। जो यहाँ पहले विधायक बने वो वासुदेव प्रसाद सिंह बने कांग्रेस से और लगातार 3 बार जो है वो जीतते रहे। तो कांग्रेस पहले 3 चुनाव लगातार जीती, 57, 62 और 67 में जो है। उसके बाद के अगर आप कालखंड को देखें तो बरारी विधानसभा ने अपनी सेवा का अवसर मुख्यतः अगर आप देखिए तो तमाम जो प्रमुख दल हैं सबको दिया है, किसी को निराश नहीं किया है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो कोई और भी पार्टी हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सभी को जो है यहां पर अवसर दिया है बरारी विधानसभा ने। उसके उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अब ये अलग बात है कि उन्होंने क्षेत्र की कितनी सेवा की और खैर इन चीजों को आगे नहीं करते, जनता वहां बेहतर तरीके से चीजों को जानती है। यहां पर कम्युनिस्ट भी जीते हैं। इसके अलावा जब आप बरारी विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं तो यहां पर 6 बार मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। 16 में से 6 बार मुस्लिम प्रत्याशी यहां चुनाव जीते हैं, जो हमें यह बताता है कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने यहां पर चुनाव लड़ा था और असदुद्दीन ओवैसी पिछला चुनाव उनकी पार्टी यहां लड़ रही थी, उसमें उनका प्रदर्शन कोई बहुत बेहतर नहीं रहा था। लेकिन इस बार वो जिस तरह से इमोशनल कार्ड प्ले करते हुए दिख रहे हैं, खास करके सीमांचल में कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, तो उनकी बातों के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कितना मजबूत प्रत्याशी AIMIM बरारी में उतार पाती है। लेकिन देखिए, यहां पर चैलेंजेस सबके लिए है। बरारी विधानसभा में जो यहां से अभी विधायक हैं विजय सिंह निषाद, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सीट को रिटेन कैसे करेंगे। इसके अलावा आरजेडी से जो पिछला चुनाव लड़े थे उनका निधन हो गया है, तो अब उनके जगह प्रत्याशी कौन होगा, वो एक चुनौती वहां पर उनके सामने है। और उनकी कोशिश होगी कि जो उनकी सीट चली गई है, चूंकि 2015 में यहां आरजेडी ही चुनाव जीता था, तो वो अपनी सीट को वापस कैसे लेकर आए। तो यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि उदय, अगर हम इन चीजों को देखें तो AIMIM का प्रभाव उन क्षेत्रों में हमें ज्यादा दिखता है, सीमांचल के भी उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 60, 65, 70, 75% है। जहां मुस्लिम वोटर्स जो है आपको महागठबंधन को भी वोट कर लेते हैं और AIMIM को भी वोट कर लेते हैं। ओवैसी की चुनौती यह है कि जहां मुस्लिम वोटर्स का जो प्रतिशत है वो 40% के आसपास है, 35% के आसपास है या 45% के आसपास है, यहां पर मुस्लिम वोटर्स उन पर विश्वास करते हैं या नहीं, या उन्हें लगता है कि अगर हमने AIMIM को वोट कर दिया तो फिर महागठबंधन की हार भी हो सकती है और बरारी भी उन्हीं तरह की विधानसभा क्षेत्रों में आती है। तो यहां पर एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी की भी परीक्षा होने वाली है। खैर, हम लौटते हैं बरारी विधानसभा पर। तो उससे पहले आपको बता दें कि बरारी में गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा है। बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत
पंचायत में, और इसकी जो है काफी महत्ता भी है। ये तो हो गई बरारी से जो जुड़ी एक आपको महत्ता की बात है उसकी। हम वापस से लौटे राजनीति पर, तो बरारी में अब तक 16 चुनाव जो हैं हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है। बीजेपी और आरजेडी यहां से 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो जेडीयू, सीपीआई, जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल, एनसीपी और निर्दलीय यहां से 1-1 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। और इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि बरारी ने किसी को निराश नहीं किया है, सबको अपनी सेवा का अवसर दिया है। अब किसने कितनी सेवा की ये तो वहां की जनता बेहतर बताएगी। अब यहां के आखिरी 3 चुनावों की हम बात कर लें तो 2010 में आरजेडी से मंसूर आलम चुनावी मैदान में थे, बीजेपी से विभाष चंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, तो यहां पर एनसीपी से मोहम्मद शकूर जो है चुनावी दंगल में उतरे हुए थे। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन जीत यहां पर विभाष चंद्र चौधरी को मिलती है। उनको 58,104 वोट आए, मतलब कि 42.48%। और दूसरे स्थान पर रहे एनसीपी के मोहम्मद शकूर, उनको जो है 30,936 वोट जो है वो आए। आरजेडी तीसरे स्थान पर खिसक गया, उसे जो है 21,221 वोट आए, 15.52%। और कांग्रेस के हिस्से आए 10,822 वोट, मतलब कि 7.92%। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला था, जिसमें कि विभाष चंद्र चौधरी जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको लगभग 42.5% वोट आए थे। तो जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो और उसमें एक बार जब आप 35-37% का आंकड़ा पार कर जाते हैं तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वही हुआ। विभाष चंद्र चौधरी यहां 27,168 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। फिर 2015 महागठबंधन बन चुका था, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में थी, और इस बार जो है आरजेडी ने ये सीट जो है वो ली और नीरज कुमार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सिटिंग विधायक विभाष चंद्र चौधरी पर ही भरोसा जताया, तो एनसीपी से मोहम्मद शकूर एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे। यहां पर जो आरजेडी के नीरज कुमार हैं उनको 71,175 वोट आए, मतलब 43.14%। तो जो बीजेपी प्रत्याशी थे विभाष चंद्र चौधरी उनको आए 34.45%, और मोहम्मद शकूर जो एनसीपी के प्रत्याशी थे उनको 11,000 वोट आए, 6.67%। तो नीरज कुमार को यहां जीत मिली 14,336 वोटों की। फिर 2020 आता है, वहां पर जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, और आते ही उसने जो है बरारी सीट की डिमांड कर दी। चूंकि 2015 में बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था, तो बीजेपी ने यह सीट जो है जेडीयू को लड़ने के लिए दे दी, और जेडीयू ने यहां से विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। जब विभाष चंद्र चौधरी को टिकट नहीं मिला तो वो चिराग पासवान के एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। तो आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक नीरज कुमार पर ही भरोसा जताया, और एआईएमआईएम ने जो है राकेश कुमार रोशन को अपना प्रत्याशी बनाया। विजय सिंह को आए 81,752 वोट, और नीरज कुमार जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको आए 71,314 वोट, मतलब 39% वोट। और विभाष चंद्र चौधरी जो एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 7,920 वोट, मतलब 4.3% वोट। और राकेश कुमार रोशन एआईएमआईएम के प्रत्याशी को मिले 6,598 वोट, मतलब 3.61% वोट। तो जेडीयू प्रत्याशी विजय सिंह निषाद ने 10,438 वोटों की जीत हासिल की। उनका मत प्रतिशत 44.7% था। तो यह है लेखा जोखा आंकड़ा जो पिछले
3 चुनाव का हुआ है। अब जब हम यहाँ पर अगर बात करें कि दावेदार कौन कौन है, तो देखिए चूंकि नीरज कुमार जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उनका निधन हो चुका है, तो उनकी जगह अब आरजेडी को एक नया कैंडिडेट ढूंढना होगा। और इसके लिए जो नीरज कुमार की जो पत्नी हैं बेबी देवी, उनका नाम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री महेंद्र नारायण यादव थे, उनकी बेटी वंदना यादव जो हैं वो भी इस चुनावी रेस में बनी हुई हैं, वो भी जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इसके अलावा कुंदन यादव हैं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी। तो कई नाम आपको जो है, लाखों यादव का नाम आता है, तो कई नाम जो है आपको आरजेडी के संभावित प्रत्याशी के रूप में दिखेगा। अब देखना है कि जो आरजेडी का आला कमान है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारते हैं। जेडीयू से विजय सिंह निषाद जो है वही दावेदार होंगे। अभी वो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जो जेडीयू का है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी अब बड़े नेता हैं, तो उनका भी दावा यहां पर रहेगा ही। ऐसे भी सिटिंग विधायक हैं। बीजेपी से विभाष चंद्र चौधरी फिर प्रयास कर रहे हैं। विभाष चंद्र चौधरी यहां से 2 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। जो बीजेपी को यहां 2 सफलता मिली है वो विभाष चंद्र चौधरी ने ही दिलाई है, तो वो भी बीजेपी के टिकट पर जो है दावा कर रहे हैं। चूंकि अब उन्होंने एलजेपी से घर वापसी कर ली है पिछला चुनाव लड़ने के बाद, अभी वो बीजेपी में है। हालांकि इस बार वो कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तभी लड़ेंगे, नहीं देगी तो जिसे देगी उसका समर्थन करेंगे। तो ये सारी चीजें दिखती है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर एमओआई बहुत स्ट्रांग आपको दिखेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वासुदेव प्रसाद सिंह 4 बार जीते हैं, तो मोहम्मद शकूर 3 बार और मंसूर आलम भी 3 बार, तो 6 बार जो है यहाँ विधायक मुस्लिम प्रत्याशी ही रहे हैं। एससी यहाँ पर 8.75% है। एसटी आबादी यहाँ पर 3.61% है वोटर्स के रूप में। जो मुस्लिम वोटर्स की संख्या है वो है 29.8%, मतलब लगभग 30%। और यादव 8 से 10%, तो ये 38 से 40% का चंक जो है वो एक जगह बन जाता है। मल्लाह भी हैं 3-4%, तो क्या मुकेश सहनी उनके वोट को महागठबंधन की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे? लेकिन उसकी संभावना इस क्षेत्र में तब कम दिखती है अगर कैंडिडेट विजय सिंह निषाद ही रहते हैं तब। राजपूत 2 से 2.5%, भूमिहार और ब्राह्मण को अगर आप जोड़ लें तो 3.5-4%, तो सामान्य जाति के वोटर्स उतनी संख्या में नहीं है। धानुक यहां पर अच्छी संख्या में है, क्योंकि मंडल सरनेम देखिएगा तो वो 16% के आसपास आपको दिखेगा। इन्हीं समीकरणों के बूते जदयू यहां लीड लेती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो अगर आप देखिए तो 13 से 14% अगर धानुक हो जाए और कोयरी कुर्मी को आप जोड़ दीजिए तो ये 17.5 से 18% का चंक हो जाता है। और इसी वजह से जेडीयू ने इस सीट पर पिछले बार दावा किया था और उसे सीट मिली भी और उसे जीत भी मिली। इसके अलावा वैश्य भी यहां 6 से 7% हैं। तो अगर आप देखें यहां पर तो ये चीज दिखता है कि अगर एमओआई आप देखिए तो लगभग 38 से 40%। तो अब आप आरजेडी को जो वोट मिलते हैं वो देखिए 38 से 40% एमओआई, तो नीरज कुमार को पिछली बार 39% वोट आए और जब वो जीते थे 2015 में तो उनको 43.14% वोट आए थे। इसमें जेडीयू के वोट भी जुड़े थे, इसी वजह से वो इजाफा आपको 4-5% का दिखता है। और जब आप 2010 में जाते हैं तो वहां भी आप देखिएगा कि एनसीपी को 22.5% तो 15.5% आरजेडी को, तो ये आपको 38% के आसपास ही आता है। तो वोट जो है ऑलमोस्ट जातीय समीकरण को फॉलो करते हुए दिखते हैं। तो ऐसे में अब इस बार कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं उस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स जहां ज्यादा होते हैं उधर वहां काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो यहां पर जब काउंटर पोलराइजेशन होता है तो जो अन्य जातियां हैं वो टुवर्ड्स बीजेपी या एनडीए की तरफ जो है वो चली आती हैं। इस
इसके अलावा बरारी में इस बार इस बात पर भी निर्भर करेगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करती है, उनका उम्मीदवार कौन होता है, कितना दम लगाकर वो चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अगर एआईएमआईएम जितना दम लगाएगी, आरजेडी का नुकसान उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो इन सारी चीजों पर बरारी का चुनाव परिणाम जो है वो निर्धारित होगा। तो एक दिलचस्प चुनाव, चूंकि यहां मुकाबला कांटे का होगा, तो यहां एक दिलचस्प चुनाव जो है वो होने वाला है। और इस कांटे के मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, इसका हमें अभी इंतजार करना होगा। तो चलिए, बरारी के समीकरणों के लिए इंतजार किया जाए, क्योंकि कांटे का मुकाबला यहां तय है और बारीक 1-2% के समीकरण इधर उधर होने से यहां चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर हो जाता है। तो इंतजार हमें भी रहेगा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब होती है, गठबंधन में कौन कौन होते हैं और तीसरा कौन कोई बना पाने में कामयाब होता है या नहीं, या मुकाबला दो तरफा ही रहता है, ये देखने वाली बात होगी।